हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। हालांकि अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग को इसके बारे में और भी डिटेल डिस्कशन करना बाकी है। अभी हम लोग और भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में, उसको कोशिश करते हैं कि 5 मिनट्स के अंदर क्विक रिवाइज कर ले। तो जल्दी से नोट्स में जाइएगा, नोट्स के फर्स्ट पेज में जाइएगा और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप में क्या बोला गया था कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, जहां पर ये लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे बांटेंगे। ये बिजनेस सब कोई मिलकर भी चला सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट कर दे कि भाई पूरे के पूरे बिजनेस को तुम संभालो, वैसा भी किया जा सकता है। तो वैसे बिजनेस को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। यहां बिजनेस का मतलब इंक्लूडिंग प्रोफेशन भी होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पर्सन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, इनको पार्टनर्स बोला जाता है। जिस छत के नीचे ये लोग काम करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और जिस नाम से ये लोग बिजनेस करते हैं उसको फर्म नेम बोला जाता है। फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट पर्सन माना जाता है। जो भी फायदे नुकसान होता है, हम लोग कहने को तो कहते हैं कि बिजनेस को फायदा हो रहा है, नुकसान बिजनेस को हो रहा है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप केस में प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि फायदा भी होता है तो मालिक को जाता है, नुकसान भी होता है तो मालिक को जाता है कि नहीं। इसीलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट होता है उस पर पार्टनर का समान अधिकार होता है, और जो लाइबिलिटी का भी बोझ होता है वो पार्टनर्स के ऊपर समान बोझ होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि यहां कम से कम 2 लोग होंगे, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोग 50 होंगे, ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा फीचर्स पढ़ा था अग्रीमेंट, कि यहां अग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी बात पढ़ा था कि पार्टनरशिप बिजनेस 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पार्टनरशिप एज सच। पार्टनरशिप एट विल जो हमेशा हमेशा बिजनेस चलता चला जाएगा, और पार्टनरशिप एज सच का मतलब था ज्वाइंट वेंचर, जो कि एक खास मकसद के लिए पार्टनरशिप फॉर्म किया गया। इसको टेम्पररी पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। तो लॉ मेकर्स ने नियम बनाया कि आप एग्रीमेंट रिटर्न भी कर सकते हो और ओरल भी कर सकते हो, क्योंकि लॉ मेकर्स के दिमाग में था कि जो पार्टनरशिप एट विल करेंगे वो लोग तो पक्का पक्का रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए खुला ऑप्शन छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो और रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो। जो रिटर्न एग्रीमेंट करोगे उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप अलग रखो, लॉस शेयरिंग रेशियो अलग रखो। यह भी हो सकता है कि प्रॉफिट सब में बटे और लॉस किसी खास पार्टनर्स में बटे। इस टाइप का भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। और लास्ट था म्यूचुअल एजेंसी, वो वही कि चाहे तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किसी एक पार्टनर को डेजिग्नेट कर दिया जाए कि भाई तुम सारे के सारे बिजनेस को संभालो, हम लोग सब कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं, हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे, लेकिन सारे का सारा जिम्मेदारी तुम ही देखो, सारे के सारे बिजनेस को अच्छे से तुम ही मैनेज करो। तो इस तरीके का काम भी किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था कि पार्टनर को क्या क्या राइट दिया गया कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस में क्या अफेयर्स चल रहा है उसके बारे में वो जान सकता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उसका एक कॉपी मांग सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो भी उसका अपना होना चाहिए। अगर वो फर्म को लोन दिया है तो उसका अधिकार है कि वो इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी में वो पार्टनरशिप फर्म के भले में अगर कोई तरह का काम किया है और उस काम करने के दौरान उसका खर्चा हुआ है तो वो खर्चा उसको मिलना चाहिए। वो जो फायर एम्बुलेंस वाले एग्जांपल लिए थे, यहां पर एक पार्टनर का इतना पावर होता है कि वो नए पार्टनर को आने से रोक सकता है, ठीक है। यहां मेजोरिटी नहीं देखा जाता है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, डी आना चाहता है तो मेजोरिटी नहीं देखा जाएगा, ओमनी अप्रूवल चाहिए, सारे के सारे अग्री होने चाहिए तो ही एडमिशन हो पाएगा। अच्छा, कोई भी पार्टनर चाहे तो फर्म छोड़कर जा सकता है। रिटायरमेंट का मतलब होता है लिविंग इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। प्रैक्टिकली मैक्स टू मैक्स 6 महीने का नोटिस दिया जाता है। और अगर मान लो कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में अगर कोई खर्चा करता है तो वो एलिजिबल होता है कि भाई उसको फर्म का वो खर्चा अलग से मिल जाए। तो ये सारे का सारा चीज लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सरल शब्दों में बोला जाए तो रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, रिटर्न एग्रीमेंट्स अमंग पार्टनर, कि पार्टनर के बीच में जो लिखित रूप में एग्रीमेंट्स होता है उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आइए नोट्स देखिएगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, इधर रिटन और ओरल. Oral agreement is valid, but it is better to have written agreement to avoid and settle possible disputes. ओरल एग्रीमेंट तो वैलिड होता ही है, रिटन एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, पर रिटन एग्रीमेंट मोर पावरफुल होता है, ओरल एग्रीमेंट लेस पावरफुल होता है. इनफैक्ट वो पावरफुल है ही नहीं, है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई तरह का डिस्प्यूट्स हुआ तो फिर वो ओरल एग्रीमेंट के जरिए आप उसको सेटल नहीं कर पाएंगे. रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो लिखित रूप में दिखा सकेंगे कि देखिए यहां पर हम लोग का लिखित था, किस तरीके से बिजनेस होना चाहिए था. Therefore, the document containing the agreement in writing among the partners is called partnership deed. It is good evidence in the court. It is a legal document signed by all the partner in stamp paper. ठीक है, ये प्रैक्टिकली हम लोग कचहरी जाकर, कोर्ट कचहरी जाकर स्टैम्प पेपर में ये पार्टनरशिप डीड बनाते हैं. ठीक है, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है. एंड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस. अब देखो इसमें पॉइंट नंबर ए से लेकर टी तक पॉइंट है कि इतना मिनिमम पॉइंट्स उसमें डिस्कस किया हुआ रहता है. इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करना है तो वो लोग अपना पर्सनल लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं, पर इतना पॉइंट तो पॉइंट नंबर ए से टी तक होता ही होता है. पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर. डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर होगा कि भाई कौन कौन इस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर होंगे. ठीक है, तो पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन कि हर एक पार्टनर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है. ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन यानी नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म. पार्टनरशिप फर्म का जो नेम होगा और उसका जो एड्रेस होगा वो इसमें डिस्कस किया जाता है, वो इसमें लिखा जाता है. तीसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर मान लो बच्चों आप बड़े लेवल पे पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, ठीक है, बड़े लेवल पे पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, मान लो कि आप लोग का 40 लोगों का, आप लोग 40 फ्रेंड लोग हैं, हर एरिया में अलग अलग फ्रेंड है. ठीक है, कुछ फ्रेंड आपके रामगढ़ के हैं, कुछ फ्रेंड रांची के हैं, कुछ फ्रेंड जमशेदपुर के, कुछ फ्रेंड क्या बोलते हैं धनबाद के हैं, कुछ फ्रेंड बोकारो के हैं. तो आप लोग क्या करते हो, अलग अलग जगह में, ठीक है, 5-5 फ्रेंड मिलकर, मतलब समझ लो 5 फ्रेंड आपके बोकारो के हैं, 10 फ्रेंड रांची के हैं, 5 फ्रेंड धनबाद के हैं, 8 फ्रेंड जमशेदपुर के हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अपना ब्रांचेस खोल देते हैं. मान लो हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे मेडिसिन का काम करेंगे, या फिर मान लीजिए क्लॉथ्स का काम करेंगे, या ग्रोसरी का काम करेंगे. ठीक है, बड़े लेवल पे. तो बड़े लेवल पे काम करेंगे तो हम लोग हर डिफरेंट डिफरेंट जगह अपना ब्रांचेस ओपन किए, तो भाई उसका हेड ऑफिस कहां होगा, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या होगा, डिटेल्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस का डिटेल्स डाला जाएगा प्रिंसिपल प्लेस कि भाई इसका मेन जो बिजनेस है वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, डिटेल्स ऑफ हेड ऑफिस. अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे, नॉर्मली पार्टनरशिप में एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो फिर तो पॉइंट नंबर बी में डिस्क्रिप्शन डाल ही दिए हैं फर्म का. चौथा है नेचर ऑफ बिजनेस. किस तरीके का बिजनेस करेंगे. ठीक है, किस तरीके का बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, क्लॉथ्स का बिजनेस करेंगे, ग्रोसरी का बिजनेस करेंगे, मेडिसिन का बिजनेस करेंगे, एटसेट्रा. जिस तरीके का भी आपको बिजनेस करना है. कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. हम लोग का पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि किस डेट से आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है. देखिए, आप पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है वो किस डेट से हुआ है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, नाम से पता चल रहा है कौन कितना कितना कैपिटल के नाम पे कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल के नाम पे कंट्रीब्यूट करेगा. ये पार्टनरशिप डीड में होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म लेगा. ठीक है, इस तरीके का एग्रीमेंट कि क्या अगर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो क्या फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, क्या फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी. सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का चक्कर ही क्यों आ रहा है. अभी तक तो एकदम नॉर्मल लग रहा था कि पॉइंट नंबर ए से एफ तक कि ये सब एग्रीमेंट में होगा. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्यों देगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म क्यों लेगी, इस टाइप का एग्रीमेंट क्यों हो रहा है. ठीक है, देखो बच्चों प्रैक्टिकली समझो. एग्जाम्पल, ठीक है, क्या सोचकर ये कॉन्सेप्ट बना, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, पर क्या सोचकर कॉन्सेप्ट बना उस पर ध्यान दो. मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी. ठीक है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है. ए मिलाया 5 लाख रुपया, बी मिलाया 3 लाख रुपया और सी मिलाया 2 लाख रुपया. ठीक है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीएसआर वो इक्वल है.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देखो टोटल कैपिटल कितना है, 5, 3, 8, 2, 10 लाख। 10 लाख में 5 लाख ए दिया, मतलब टोटल कैपिटल में आधा हिस्सा ए का है। बी 3 लाख दिया, सी 2 लाख दिया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है। आप सोचो, सी 2 लाख रुपए देकर भी 1/3 ले रहा है और ए टोटल कैपिटल का आधा कैपिटल देकर भी 1/3 ले रहा है। तो बताओ ए के साथ इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सी के साथ कुछ ज्यादा ही जस्टिस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही फेवरिज्म हो जा रहा है। तो ये सोचकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म में आया कि अगर मान लीजिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, ठीक है, या फिर देखिए इस तरीके से मान लीजिए कैपिटल कैसा है, सबका 4-4 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। तो ये क्या बात हुआ भाई, कैपिटल तो तुम लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हो, ए ज्यादा ले रहा है, सी कम ले रहा है। तो देखो जब कैपिटल अनइक्वल हो लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो, या फिर कैपिटल सेम हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, अनइक्वल हो, अगर इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है तो ये सोचकर कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया। हम आपको बता रहे कि क्या सोचकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया। क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम सिखाएंगे, लेकिन आप ऐसे समझो कि आखिर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देगी, क्यों इस मुद्दे पर एग्रीमेंट हो रहा है। इस मुद्दे पे इसलिए एग्रीमेंट हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया कि पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो देखा जाए किसी के साथ हार्डशिप हो जा रहा है तो किसी के साथ कुछ ज्यादा फेवरिज्म हो जा रहा है। तो ये हार्डशिप को खत्म करने के लिए या फेवरिज्म को खत्म करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अग्रीमेंट करना होगा। तो ये बात आपको अग्रीमेंट में मेंशन करना होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नेक्स्ट सवाल होता है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों लिया जाएगा। भाई फर्म ओनर है, सीधा सीधी बात है। देखो भाई मेरा बिजनेस है, हम बिजनेस में पैसा डाले, बिजनेस परफॉर्म किया, बिजनेस पैसा कमाया, तो भाई हमको जो जरूरत होगा हम तो बिजनेस से पैसा निकालेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बच्चों, देखो जनरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं, साल के अंत में। यानी बिजनेस में क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ ये हमको साल के अंत में पता चलता है। लेकिन क्या ड्रॉइंग्स हम लोग बिजनेस के साल के अंत में करते हैं। हमको एक बात बताइए, आप पर्सनली बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं, लेकिन आपका महीने का जो खर्चा है वो तो आप अपने बिजनेस से निकालते जा रहे हैं ना। लेकिन देखा जाए आपका बिजनेस फायदे में था कि नुकसान में था, इसका पता आपको कब चलता है, जब साल खत्म हो जाता है तब। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई आपको बिजनेस का रिजल्ट तो पता चलता है साल के अंत में कि आप फायदे में कि नुकसान में, लेकिन आप पैसा तो बीच बीच में निकाल रहे हैं। आप तो शुरुआत से ही पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा है आप ये मान रहे हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और उसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई इसी चीज के लिए कि आप समय से पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। देखा जाए तो जनरली ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है जनरली आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, हम साल भर में मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाए। तो अगर बिजनेस को ग्रो करवाना है तो 1 लाख रुपए मेरा ओपनिंग कैपिटल है, हम 1 लाख रुपए कमाए हैं तो कुल मिलाकर मेरा कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, अब अगर हम पैसा निकालेंगे और बिजनेस को ग्रो करवाना है तो क्या हम 1 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए पूरा निकाल लेंगे, कभी नहीं। अगर बिजनेस को ग्रो करवाना है तो जितना कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा बिजनेस में रहने देंगे, तभी तो बिजनेस का कैपिटल स्ट्रांग होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, 80,000 रुपए ड्रॉ कर लेते हैं। अब बिजनेस में कितना हो जाता है, 1,20,000, यानी 1 लाख रुपए का कैपिटल था और 20,000 रुपए हम और छोड़ दिए। ठीक है, यानी अब बिजनेस का कैपिटल 1,20,000 हो गया, तो कैपिटल थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो बिजनेस थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो देखा जाए आपने जो पैसा कमाया उसी में से ना ड्राइंग किया, बट द थिंग कि आपने जो पैसा कमाया उसका पता चलता है साल के अंत में, और ड्राइंग होता है ड्यूरिंग द ईयर। तो आप समय से पहले ड्राइंग करते हो, इसलिए पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी, क्योंकि जो आपको ड्राइंग्स करना चाहिए था वो साल के अंत में करना चाहिए था, ये जानने के बाद कि आपका बिजनेस कितना कमाया है। लेकिन ये तो आप जाने नहीं कि बिजनेस कितना कमाया है, आप ये मानकर चल रहे थे कि मेरा बिजनेस कमा रहा है और थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स किए जा रहे थे। तो फिर पार्टनरशिप फर्म बोलेगी भाई तुमको इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि अगर तुम साल के अंत में बिजनेस का रिजल्ट जानने के बाद अगर ड्राइंग्स करते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर ड्राइंग्स आप थ्रू आउट द ईयर करोगे ये मानते हुए कि बिजनेस पैसा कमा रहा है और फिर बिजनेस का फायदे नुकसान साल के अंत में निकालोगे, तो वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का चक्कर आएगा। तो फर्म क्या करेगी, आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो भाई पहले ही डिसाइड करना रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई, यहां दो बातें होती है, बाई पार्टनर टू फर्म और बाई फर्म टू पार्टनर। हम लोग को दोनों केस में पढ़ना है।
देखो, अगर मान लीजिए पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको इंटरेस्ट क्या देगी, उसका एग्रीमेंट करिए। या फिर अगर मान लीजिए फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म पार्टनर को लोन दे, तो फिर उसके लिए भी एग्रीमेंट करिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए ये वाले केस में फर्म इंटरेस्ट देगी और ये वाले केस में फर्म इंटरेस्ट लेगी एज पर द अग्रीमेंट। वो आपको कहां मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में। तो आपको ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या चक्कर रहेगा। अगर पार्टनर फर्म को दे रही है तो फर्म उसको कितना इंटरेस्ट चुकाएगी। हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग जो भी बात करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये देगा लेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, ठीक है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फिर उस केस में वो उनसे इंटरेस्ट लेगी। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, यानी मतलब अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फिर वो इंटरेस्ट क्या है, देगी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो बाद में डिस्कस करने का मैटर है। अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट किस किस बात का होता है। तो सबसे पहले क्या बात होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। अगर बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो डिटेल ऑफ हेड ऑफिस। फिर व्यापार किस चीज का करिएगा, बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर प्रैक्टिकली ये देखा गया कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो भाई किसी पार्टनर के साथ हार्डशिप हो रहा है, किसी पार्टनर के साथ कुछ ज्यादा फेवरिज्म हो रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। फिर देखा जाए तो पार्टनर्स लोग का ड्राइंग करने का अधिकार है, पर ड्राइंग्स कब करना चाहिए, साल के अंत में करना चाहिए, पर वो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करती है। तो फर्म बोलती है कि तुमको बिजनेस का रिजल्ट जानने के बाद ड्राइंग्स करना चाहिए था, पर तुम ड्राइंग्स तो थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म तुमसे लेगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो मेन मुद्दा है कि भाई फायदा नुकसान कैसे बटेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फिर एग्रीमेंट करिए कि भाई फर्म कितना इंटरेस्ट लेगी। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फिर एग्रीमेंट करिए कि कितना इंटरेस्ट देगी। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन भी मिलेगा। सर ये क्या है रेम्युनरेशन टू पार्टनर, क्या हम लोग अपने बिजनेस के मालिक को रेम्युनरेशन देंगे, क्या ऐसा होता है कि बिजनेस के मालिक को सैलरी दिया जाता है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर का मतलब क्या होता है, यहां रेम्युनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, ये सब। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देंगे, इसका भी एग्रीमेंट करिए। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बच्चों प्रैक्टिकली क्या देखा गया, प्रैक्टिकली क्या देखा गया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो बंदा है, दो फ्रेंड है, ठीक है, इसके पास लक्ष्मी जी का बहुत कृपा है, मतलब ही इज अ वेल्दी पर्सन, और बी के पास सरस्वती जी का बहुत कृपा है, मतलब ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, क्या बोल सकते हो, मास्टर आदमी है, ठीक है, मास्टर आदमी है। इसके पास बहुत सारा टैलेंट स्किल है बिजनेस करने का, क्योंकि इसके पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, और इसके पास पैसा बहुत है पर अकल नहीं है। ठीक है, मतलब इसके पास पैसा है पर अकल नहीं है, इसके पास अकल है पर पैसा नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का डेडली कॉम्बो हो रहा है। ठीक है, ये लोग दोनों आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो बी बोलेगा कि मेरे पास तो बिजनेस करने का बहुत सारा टैलेंट है, मेरे पास बहुत सारा प्लान है किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोलेगा चलो हम लोग दोनों तो दोस्त थे ही स्कूल लाइफ से, मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, पैसे का चिंता मत तुम मत करो, तुमको हम बहुत पैसा देंगे, तुमको बहुत पैसा देंगे, तुम मन लगाकर बिजनेस करो। ठीक है, हम घर पे आराम करेंगे, क्योंकि मेरे पास अकल तो है नहीं, मेरे पास पैसा है पर अकल नहीं है। तो ए क्या करेगा, बी को दनादन पैसा दे देगा कि जाओ तुम पार्टनरशिप, हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस बना लेते हैं, तुम कैपिटल कंट्रीब्यूट मत करना। ठीक है, या फिर बहुत कम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे मान लीजिए 9,99,000 रुपए ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और ये 1,000 रुपए लगाया, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, केवल ये दिखाने के लिए कि भाई हम लोग के बीच में पार्टनरशिप बिजनेस है, ये शो करने के लिए कि पार्टनरशिप बिजनेस है, ये 1,000 रुपए लगा रहा है और ये 9,99,000 रुपए लगा रहा है, यानी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब ए चूंकि जो कि वेल्दी पर्सन है, अकल तो है नहीं, ये घर पे एसी पे आराम करेगा, एकदम आराम से सोएगा, और सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा, बी देखेगा। तो बी चूंकि सारे का सारा एक्टिविटी देख रहा है, तो ए क्या करेगा, बी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या देगा, सैलरी देगा, कमीशन देगा, कि भाई देखा जाए तो ए क्या है, पैसा देकर वो तो मस्त अपने एसी में सो रहा है, उसको तो कोई लोड है नहीं। अब देखा जाए सारे बिजनेस को बी मैनेज कर रहा है,
दौड़ भाग यही कर रहा है, सारे बिजनेस अफेयर को, परचेज से सारे एक्टिविटी को, कलेक्शन, सब कुछ यही मैनेज कर रहा है, तो सारा दिमाग तो इसी का लग रहा है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो, लेकिन देख रहे हो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कम है तो प्रॉफिट में हिस्सा तो कम ही मिलेगा ना। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है, इस तरीके का इसको प्रमोशन करेंगे कि भाई तुम अपना टैलेंट लगा रहे हो, तुम कैपिटल कम कंट्रीब्यूट किए हो, प्रॉफिट तुमको कम मिलेगा, बट द थिंग इज कि तुम पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, इसलिए तुमको सैलरी बनता है, तुम्हारा कमीशन बनता है। तो ये पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, बी को सैलरी, कमीशन, ये सब देगी। तो इसलिए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। हम आपको बता रहे कि क्या क्या सिचुएशन को देखकर ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। क्वेश्चन में तो कुछ भी बोल सकता है, क्वेश्चन का कंपैरिजन मत करना कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या सोचकर रियल लाइफ में ये सब कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये दोनों पॉइंट अभी रहने दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं ये जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी हम लोग फंडामेंटल्स का बात करते हैं। आप ऐसे समझ लो कि हम लोग गुडविल का भी वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का भी वैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं, लेट द टाइम कम, वी विल डिस्कस। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो जब वो फर्म छोड़कर जाएगा तो फिर भाई हिसाब किताब एक बार करना होगा, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फिर हिसाब किताब करना होगा। अगर मान लीजिए फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है, तो हिसाब किताब कैसे होगा। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोग यही सारे का सारा चीज डिस्कस कर देते हैं एग्रीमेंट में, कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है या फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो हम लोग अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में LMN, अकाउंटिंग पीरियड जनरली क्या होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ठीक है। वो इसलिए ना क्योंकि डीड में ये लिख लिया जाएगा कि हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टरली रखेंगे, हम लोग अकाउंटिंग पीरियड अपना हाफ ईयरली रखेंगे, हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड एनुअली रखेंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टरली होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग क्वार्टरली बनाएंगे। अगर हम लोग अकाउंटिंग पीरियड हाफ ईयरली रहेगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हाफ ईयरली का बनाएंगे। अगर एनुअल रहेगा तो एनुअल का बनाएंगे। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर में कि क्या क्या पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज है। नेक्स्ट, बैंक ऑपरेशन, कि भाई बैंक सेटलमेंट कहां पर होगा, किस अकाउंट हो, मतलब कौन से बैंक में हम लोग अकाउंट खुलवाएंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट के थ्रू होगा। अब अगर मान लीजिए वहां पर हम लोग अपना मोबाइल नंबर देंगे तो किस पार्टनर का नंबर दिया जाएगा, जिसके नंबर पे हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब भी एक्टिवेट कर लेंगे, सो डैट कि हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन उस तरीके से भी कर सके। जिस बैंक से हम लोग अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं वहां से हम लोग नेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी ले लेंगे, तो बैंकिंग ऑपरेशन किस तरीके से होगा वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। अच्छा, डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीमेंट में ये बात मेंशन करना पड़ेगा कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फर्म एज इट इज कंटिन्यू करेगी या फर्म को बंद कर दिया जाएगा। ये बात मेंशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होता जिसमें ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर डेथ ऑफ पार्टनर के बाद क्या होगा, अगर ये एग्रीमेंट में ना लिखा रहे तो बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात मेंशन करना होगा कि किसी पार्टनर के डेथ के बाद बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि बिजनेस को बंद करना है, तो ये भी बात मेंशन किया जाता है। एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा। तो ये सारे का सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा चीज आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को आपको हो सके तो याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा क्लॉजेज होता है, ठीक है। जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है, बट द थिंग इसके आपके नॉलेज में ये सब चीज होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में आखिर होता क्या है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज लिखा जाता है। तो पॉइंट नंबर एल और एम को छोड़ दिया जाए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हमने आपको हर चीज को एक्सप्लेन किया कि भाई वो सब चीज में हम लोग लिखते क्या है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये लर्न करोगे, ये एग्जाम में पूछता है कि पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पार्टनरशिप का मीनिंग आपको लर्न करना है और क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस लर्न करना है। इंपॉर्टेंस क्या है, इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या लाइबिलिटीज है, ये सारे का सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। एंड इट इज यूजफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स इफ एनी अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई तरह का अगर डिस्प्यूट है तो उसको किस तरीके से सेटल करेंगे, ये बात भी उसमें मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट टेबल है ये आपको एकदम किसी भी कीमत में एकदम अच्छे से याद करना है, इसको ना याद करोगे तो ना हो पाई, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देखो बच्चों,
लास्ट क्लास में हम बार बार आपको बोल रहे थे कि हम लोग का ये जो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन हम सबसे ज्यादा जिस बात पे फोकस कर रहे थे वो था 1932। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले जब अंग्रेजों ने लॉ बनाया था ना, तो वो क्या करते थे, आपस के एग्रीमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और लॉ को कम पावरफुल बनाते थे। कहने का मतलब क्या है कि आज के डेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जितना भी लॉ बना है, लॉ में जो बात लिख दिया गया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले का जो लॉ होता था ना, वो कहता था कि आपस में एक लीगल एग्रीमेंट कर लो आपस में। ठीक है, आपस में एक लीगल और जेन्युइन एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, हम लोग इसके बेसिस पे कोई तरह का डिस्प्यूट्स होगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे, और अगर आपके बीच में लीगल या फिर जेन्युइन एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम लोग एक्ट को देखेंगे कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला है। यानी हम कहना आपको ये चाह रहे हैं कि 1947 से पहले का जो लॉ होता था ना, वो आपस के एग्रीमेंट को ज्यादा तवज्जो देता था, प्रायोरिटी देता था और कहता था लॉ सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन आज के डेट में इंडिया में जितना भी लॉ बनता है, लॉ टॉप पे है कि सबसे पहले देखिए लॉ क्या बोलता है। अगर लॉ कुछ नहीं बोलता तब फिर बोला जाता है कि आप आपस में देखिए क्या आप लोग डिसाइड कर रखे थे। तो आज के डेट में जो लॉ बनता है उसमें लॉ पावरफुल है, लॉ नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे आपसी एग्रीमेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले का जो लॉ होता था ना, उसमें आपसी एग्रीमेंट को नंबर 1 पे रखा गया है और लॉ को सेकंड नंबर पे रखा गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपस में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या बोलता है। ठीक है, तो जैसे देखिएगा वहां पर कुल मिलाकर 5 मुद्दा उठाया गया है। Provisions of Indian Partnership Act 1932 applies in absence of partnership deed or if partnership deed is silent in respect of फॉलोइंग मैटर्स। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि वहां लिख के दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस बाय पार्टनर। देखो बच्चों, जनरली इस 5 मुद्दों को उठाया गया है। मान लीजिए आप लोगों ने आपस में ओरल एग्रीमेंट कर रखा है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, यानी क्या ओरल एग्रीमेंट है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो इस 5 मुद्दे में क्या बोला गया है, बोला गया प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, फर्म नहीं देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस बाय पार्टनर 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, इवन इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, ये तो तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सम्स बनाने में दिक्कत होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं, मतलब ओरल एग्रीमेंट है, अगर ओरल एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, खैर देना ही नहीं है, ठीक है, देना ही नहीं है तो फिर इन केस ऑफ प्रॉफिट का कोई बात ही नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है
अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम इवन इन द केस ऑफ लॉस। मतलब लॉस भी है तो भी 6% का ब्याज उसको मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा, आपने ओरल एग्रीमेंट बना रखा है। इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 5 मुद्दा है, पार्टनरशिप डीड है आप लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, लेकिन सपोज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा वो आप लोगों ने नहीं डीड में मेंशन किया है। अभी हम लोग पढ़े थे ना पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, अभी हम लोग पार्टनरशिप डीड कंटेंट पढ़े थे ना, किसमें क्लॉज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए तो आपको पार्टनरशिप डीड का कंटेंट हम पढ़ाए थे कि देखिए उसमें क्या क्या चीज का कंटेंट रहता है। तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला मुद्दा होता है। अब अगर मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला मुद्दा उसमें लिखा हुआ नहीं है, बाकी चारों मुद्दा लिखा हुआ है कि क्या करना है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मुद्दा नहीं लिखा हुआ है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे, दैट इज इक्वली। तो कहने का मतलब है अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो इस 5 केस के लिए ये चीज चलेगा कि भाई प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्युनरेशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% इवन इन द केस ऑफ लॉस। लेकिन मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है, लेकिन इस 5 में से केवल 3 मुद्दा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ, कोई 2 मुद्दा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इक्वली बांटेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस नहीं कर रखे हैं, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए हमने सारा मुद्दा लिख रखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में नहीं लिख रखा है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म पार्टनर से नहीं लेगी। मान लीजिए हमने सारा मुद्दा लिख रखा है लेकिन रेम्युनरेशन के बारे में नहीं लिखा है, तो रेम्युनरेशन के बारे में नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए हमने सारा मुद्दा लिख रखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिख रखा, हम लोग थे ना इंटरेस्ट ऑन लोन कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी आपको अलग से एग्रीमेंट करना होगा, लेकिन आपने इंटरेस्ट बाकी आपने चारों मुद्दा लिख रखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिख रखा है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिख रखा है तो 6% देना पड़ेगा इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो एक पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब यही होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं, यानी ओरल एग्रीमेंट है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ये 5 इस तरीके से फॉलो होगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड है लेकिन किसी मुद्दे के बारे में साइलेंट है ना, जैसे मान लीजिए इस 5 में से कोई 4 मुद्दा दिया हुआ 1 मुद्दा नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए यहां रेफर करिए। इस 5 में से मान लीजिए कोई 3 मुद्दा पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया हुआ, 2 मुद्दा डिस्कस नहीं किया हुआ, तो यहां रेफर करिए कि भाई पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, यानी एग्रीमेंट को प्रायोरिटी दिया गया, लॉ को सेकंड नंबर पर रखा गया। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 से पहले का लॉ है, और 1947 से पहले का सारे लॉ में यही था, यही स्टोरी था वहां पर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ में सारे लॉ को अपडेट करता गया। पार्टनरशिप एक्ट आज भी पुराना इसलिए है क्योंकि आज के दिन में अगर रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करें ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में। ठीक है, बहुत ना के बराबर है। आज के दिन में जो मेजर बिजनेस है वो कंपनी के फॉर्म में, जो बड़े लेवल पर बिजनेस हो रहा है वो कंपनी के फॉर्मेट में। इसलिए कंपनीज एक्ट समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं। अभी लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1921 चलता था। तो समय के साथ साथ कंपनीज एक्ट को चेंज करते ही है, क्योंकि वो इंडिया में जो मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, वो ज्यादातर कंपनीज के फॉर्मेट में। सोल प्रोप्राइटरशिप तो गली नुक्कड़ में होता है। ठीक है, और पार्टनरशिप बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, और उसका एक और रीजन है, लेट द टाइम कम, हम वो भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे का सारा बात है। तो पार्टनरशिप डीड में आपको हम ए से लेकर शायद टी तक पॉइंट था, हाँ ए से लेकर टी तक पॉइंट था, वो सारे का सारा मुद्दा बताए कि अगर पार्टनरशिप डीड रखोगे तो ए से टी तक ये सारे का सारा मुद्दा मिनिमम डिस्कस कर लेना। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो ये 5 मुद्दा मेन है, और ये 5 मुद्दा बेसिकली क्या है, पैसा रुपए बेसिकली डिस्प्यूट किस चीज का होता है, पैसे रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। इस बात का डिस्प्यूट थोड़ी होता है कि तुमको माल खरीदने के लिए बोले थे, तुम माल खरीदने नहीं गया, तुमको बोला गया था माल बेचने के लिए, तुम माल बेचने नहीं गया, तुमको बोले थे तकादा करने कलेक्शन करने, तुम कलेक्शन करने नहीं गया। ये सब चीज का लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई होता है पैसा का। तो पैसे का अगर लड़ाई होगा तो उस केस में आपका पार्टनरशिप डीड ही आपको बचाएगा, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट इन 5 मुद्दों को उठाया है कि इस 5 मुद्दे में जहां रुपए मैटर का हिस्सा, रुपए पैसे का बात आता है, वहां पे सेटलमेंट कैसे होगा। तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी ओरल एग्रीमेंट है, तो फिर ऐसे काम होगा, ऐसे सेटलमेंट होगा। और पार्टनरशिप डीड है लेकिन इन 5 में से कोई भी मुद्दा अगर उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन लगेगा। इसको अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट, तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पेज नंबर 2, प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। In the absence of a partnership deed or a partnership deed is silent in respect of following matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply. So share of profit or losses,
प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ये कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम देंगे इवन इन केस ऑफ लॉस, और रेम्युनरेशन टू पार्टनर नॉट टू बी अलाउड। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर का क्या क्या लाइबिलिटीज होता है? तो बेसिकली 2 लाइबिलिटीज है, ठीक है। और ये दोनों लाइबिलिटीज जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यहां पार्टनर कुछ बदमाशी करने का कोशिश कर रहा था, इस तरीके से यहां पर इसलिए नियम बनाया गया। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में आपस में अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसको छोड़ दिया जाए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पॉइंट नंबर ए और बी लाइबिलिटी है पार्टनर का। पॉइंट नंबर ए बोल रहा है, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा बिजनेस पर्सनल लेवल पे कर रहा है जो कि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को वो कॉम्पीट कर रहा है, तो पर्सनल लेवल में वो जो भी पैसा कमाएगा वो सारे का सारा उसको पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? देखो, ए बी सी 3 पार्टनर है, ये तीनों क्लॉथ डीलर है, ठीक है। ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है क्लॉथ डीलरशिप का। ए बदमाश है, ए क्या कर रहा है? पर्सनली भी क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए, ए जो पर्सनली क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? फर्म को कॉम्पीट कर रहा है। भाई जब आप ए बी सी तीनों मिलकर जब क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हो तो फिर यहां फोकस करो ना। अब आप क्या करते हो? यहां पर भी मिलकर बिजनेस कर रहे हो और साइड से अपना क्लॉथ का बिजनेस भी खोल दिए हो। तो अगर आप इस तरीके का बदमाशी करते हो तो ये पर्सनल लेवल पे यहां से जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट आपको यहां देना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, कि अगर आपस में कोई एग्रीमेंट है तो खैर छोड़ दो। मान लो अगर ऐसा एग्रीमेंट है कि एबीसी पार्टनरशिप बिजनेस भी करेगा और ये अपना पर्सनल लेवल पे भी बिजनेस करेगा, ठीक है, तब तो खैर दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। एबीसी मिलकर क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है और ए क्या कर रहा है? अपने फर्म को, अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहा है, पर्सनल लेवल पे भी बिजनेस कर रहा है और सेम बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या हो रहा है? इन्फेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो देखा जाए, ये पार्टनरशिप फर्म, ये जो पर्सनल लेवल पे जो कुछ भी पैसा कमाएगा, सारा का सारा क्या करना होगा? इसको देना होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट, if a partner earns profit from himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा था सुनो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, अगेन ये लोग क्या है? क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये लोग जिस क्लॉथ बिजनेस में ये लोग जो डील कर रहे हैं ना, वो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। वो माल इनके पास स्टॉक में नहीं रहता है, मतलब बहुत भयानक डिमांड में है वो वाला बिजनेस। ये लोग जो प्रोडक्ट पे डील कर रहा है, जिस क्लॉथ बिजनेस पे ये लोग डील कर रहा है, वो प्रोडक्ट अभी बहुत, क्लॉथ बिजनेस हटाओ, आप सिंपली समझो कि ये लोग बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग ऐसे प्रोडक्ट पे डील कर रहा है जो मार्केट में एकदम भयानक डिमांड पे है, भयानक डिमांड पे है। अभी मार्केट में बस वही प्रोडक्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये लोग स्पेशल प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग के पास माल आता है, तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। एक बंदा है डी, ठीक है, वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। एक बंदा डी है, वो ये प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। वो बार बार आता है, पता चलता है सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ए क्या करता है? डी के साथ पर्सनली सेटिंग कर लेता है कि इस बार जब माल आएगा ना तो हम तुमको खरीदवा देंगे, तुम हमको बदले में कमीशन दे देना, ठीक है। ए बी सी एक स्पेशल पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, ये लोग एक स्पेशल प्रोडक्ट डील कर रहे हैं। वो ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है कि मार्केट में आते साथ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और डी बेचारा बार बार आता है यहां खरीदने के लिए और उसको ये सामान मिलता नहीं है, और डी परेशान है वो सामान खरीदने के लिए। तो ए क्या करता है? पर्सनली डी के साथ अग्रीमेंट कर लेता है कि हम जब ये माल आएगा मेरे पास तो हम तुमको किसी भी तरीके से ये माल खरीदवा देंगे मेरे फर्म से, तुम बदले में हमको कमीशन दे देना। तो अगर आप इस तरीके का हरकत करते हो तो ए को जो कमीशन इनकम आएगा वो फर्म को देना पड़ेगा। ए को जो भी कमीशन इनकम आएगा वो फर्म को देना पड़ेगा। इस तरीके का बदमाशी आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके का बदमाशी आप नहीं कर सकते, मतलब फर्म के नाम पे आप पर्सनली किसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हो, इस तरीके का बदमाशी आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना होगा? वो पैसा यहां देना होगा। नेक्स्ट, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। माइनर मतलब अंडर 18।
देखिए ए बी सी तीनों पार्टनर है, ठीक है, और डी माइनर है। क्या डी एबीसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। नाउ ए बी सी एंड डी विल बी पार्टनर। पर पता है क्या होगा, चूंकि डी माइनर है तो उसको केवल बेनिफिट में हिस्सा होगा, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट में हिस्सा किसको किसको जाएगा? ए बी सी और डी को। लेकिन जब लॉस होगा ना तो वो केवल ए बी और सी को जाएगा। इस बात का अलाउ कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। ये बात को अलाउ कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर कोई माइनर है, अगर आप उसको पार्टनर बनाना चाहते हो तो सारे पार्टनर के कंसेंट में 100% कंसेंट तो चाहिए, ओमनी अप्रूवल, ठीक है। कोई एक भी मना कर दिया तो मेजोरिटी तो देख पाओगे नहीं। अगर सारे के सारे पार्टनर राजी हैं तो वो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन ये जो माइनर पार्टनर रहेगा ये केवल बेनिफिट के लिए रहेगा। मतलब प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन लॉस हुआ तो उसको वो हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर बी और सी आप पढ़े कि किसी भी पर्सन को एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। और तीसरा आप पढ़े कि कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है फर्म से विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। कह रहा है कि फर्म को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। देखो बच्चों, अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तो नगर निगम से उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, ये आपके फायदे का बात रहेगा, ठीक है। कि अपने फर्म को रजिस्टर करवा लो कि भाई हम मेरा फर्म क्या रजिस्टर्ड है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, नुकसान क्या है हम आपको ये बताते हैं। मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी से 1 लाख रुपए का सामान खरीदे और आपने वो सामान को 1.5 लाख में बेचा, तो यहां आपका क्रेडिटर है और यहां आपका डेटर है, ठीक है। आप चूंकि अनरजिस्टर्ड फर्म हो, आपने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा, कल ये डेटर बोलता है ना पैसा नहीं चुकाएंगे, तो आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। वही अगर क्रेडिटर आपको 1 लाख रुपए का माल दिया है, आप अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ये आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोर्ट में केस ठोक सकता है, आपसे वो अपना पैसा वसूल लेगा। लेकिन आप अनरजिस्टर्ड हो, चूंकि आप इससे उधार में लिया माल इसको बेचे हो और ये पैसा देने से मना कर दिया है, तो आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाओगे क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना अच्छी बात होता है, लेकिन वही क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। क्यों? ताकि ज्वाइंट वेंचर के ऊपर हार्डशिप ना हो। जो पार्टनरशिप एडविल करेंगे वो तो रजिस्ट्रेशन पक्का पक्का कराएंगे, क्योंकि उनको तो लंबे समय तक के लिए बिजनेस करना है, तो उनके लिए तो ये सब नॉर्मल बात होगा, है कि नहीं। वो तो डेटर क्रेडिटर ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। लेकिन मान लो जो 4 दिन का पटाखा दुकान खोल रहा है, अब वो लोग क्या रजिस्ट्रेशन करवाएगा आपस में? वो लोग को तो क्या 4 दिन का बिजनेस करना, खत्म कर देना है। मान लो 6 महीने 8 महीने का बिजनेस है, तब फिर वो लोग क्या करें? आपस में रजिस्ट्रेशन करवाए कि भाई 6 महीने 8 महीने का बिजनेस है, यहां पर हम लोग उधार में कपड़ा खरीद रहे हैं, उधार में कपड़ा खरीद रहे हैं। जो हमने वूलन क्लॉथ वाला एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए आप 8 महीना 10 महीना ये लंबा वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप चाहो तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एट विल वाले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन जो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कर रहे हैं वो करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। एंड लास्ट में लिखा हुआ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये बात तो हम आपको बताई अभी कि पार्टनरशिप डीड में आपस में एग्रीमेंट कर लीजिए कि भाई डेथ के बाद फर्म कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं करते हो तो फर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि डेथ के बाद क्या होगा। कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि बंद करना है, तो ये मुद्दा आपको पहले डिस्कस करना होगा। तो बच्चों मोटा मोटी जो थ्योरी था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज फंडामेंटल्स, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम लोग थ्योरी कम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट थ्योरी कम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं। अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है टिल 2.25 पेज है ना, ये वाला चीज आप अपने इसको रीड करोगे, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मेरे को कॉल करके अपना डाउट्स क्लियर करोगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थ्योरी कम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, मतलब कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स सम भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।